बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करना है। ये है हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये कैसे आएगी, इसको कैसे बनाना है, ये इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो इसके अलावा आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है वो आपको कैसे मिलेगी। आपने यूट्यूब के सर्च बार में लिखना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सर सदाम, तब भी मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन चाहते हैं तो वो लिखें और एंड पे आप लिखते हैं बाय सर सदाम, तो आपको फिर मेरी वीडियो वो वाली मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप वो वाली वीडियोस भी हासिल कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की। अदरवाइज़ बाकी जो चैप्टर नंबर 2 है, इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा इंशाल्लाह। बाकी अपने जो मैथ और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट कैसे हासिल करनी है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट पर बता दूंगा। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो काफ़ी सिंपल है ये भी। तो पहले तो हमें ग्राफ पर थोड़ा काम करना है। तो यहाँ पर है हमारी बॉडी, शुरू में यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो चलते चलते वो यहाँ पर पहुँच जाती है इस पॉइंट पर। तो शुरू में जो उसकी वेलोसिटी थी उसे मैं कहता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। अब जो उसकी वेलोसिटी है उसे मैं कह देता हूँ ये उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ओके, अच्छा जी, अब थोड़ा काम कर लेते हैं। हम काम यूँ करते हैं कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन नीचे गिरा देते हैं और एक यहाँ से लगा देते हैं। ठीक हो गया, ये काम करना आपने ज़रूर है ताकि हमारा काम आसान हो जाए ये करने से। अच्छा जी, तो ये मेरे पास मेरा ग्राफ बन चुका है। अब करना क्या हमने सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन निकालने का तरीक़ेकार ये है कि हमने एरिया मालूम करना है। अब एरिया किस किस का करना है आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा है। एक ये नीचे वाली शक्ल है, ठीक है, और एक मेरे पास ऊपर ट्राइंगल बन रही है। ये समझ रहे हो ना आप कि एक मेरे पास ये वाली ट्राइंगल बन रही है और एक मेरे पास इस तरह की एक शक्ल बन रही है जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, उर्दू में से कहते हैं मुस्ततील। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया मालूम करेंगे और बाद में क्या कर देंगे, दोनों के एरिया को जमा कर देंगे तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है ये सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने का। तो करते हैं बारी बारी काम। सबसे पहले तो मैं अपना ये जो इनको नाम दे देता हूँ, इनके पॉइंट्स को। ये मेरा हो गया ज़ीरो या ओ, बल्कि ये हो गया ओ। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए का, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी का, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है मेरा डी। तो सबसे पहले मैं मालूम करना चाहूँगा अपने इस मुस्ततील के एरिए को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। उर्दू में से मुस्ततील कहते हैं, इंग्लिश में से रेक्टेंगल कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के रेक्टेंगल के एरिया वो कैसे आएगा। अब रेक्टेंगल वैसे है कौन सी, आप देखो रेक्टेंगल ए सी डी ओ है, या ओ से स्टार्ट कर लो, ओ ए सी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, इस रेक्टेंगल का एरिया आप करने लगे अब मालूम। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का तरीका यह है कि आप उसकी दो साइडों को मल्टीप्लाई करवा दें। तो एक ये साइड और एक ये साइड, मैं इन दोनों साइडों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ये साइड मेरी ओ से ए तक थी, यहाँ से यहाँ, तो एक साइड आ गई मेरी ओ ए। इसको मल्टीप्लाई करवाना मैंने नीचे वाली साइड के साथ। नीचे क्या था मेरा ओ डी, मल्टीप्लाई ओ डी। अच्छा, एक बात आपने ग्राफ के अंदर लाजमी लिखनी है कि यहाँ से लेकर ये जो नीचे क्या होता है हमारे पास टाइम होता है। ठीक है, नीचे क्या होता है, टाइम होता है। अब आप इनकी वैल्यूज़ लिख दो। ओ से ए क्या था देख लो आप, ये ओ है ये ए है। ओ से ए मेरे पास क्या है, वी आई है, इसे मैंने वी आई का नाम दिया हुआ है तो इसकी जगह आ गया वी आई मल्टीप्लाई ओ डी। ओ से डी क्या नाम दिया हुआ है, टाइम का, तो यहाँ पे टाइम था, टाइम आ गया, तो ये मेरे पास बन गया वी आई टी। तो एक एरिया तो आ गया मेरे पास। अब मुझे एरिया फाइंड करना है अपने ट्राइंगल का, इसका। ठीक है, ट्राइंगल का अब एरिया फाइंड करना चाह रहा हूँ मैं।
तो लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सी है, ए सी और नहीं ए बी सी, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल का जो एरिया वो भी इसी तरीके से आता है कि आप दो साइडों को मल्टीप्लाई करवा लो। अब दो साइडें कौन कौन सी हो सकती हैं, एक ये साइड हो सकती है और एक ये वाली साइड हो सकती है। तो मैं यूं ही करूँगा, एक इस वाली साइड को और एक इस वाली साइड को आपस में क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, तो एक साइड क्या थी मेरी, ये बी सी थी। ठीक है, एक ये वाली साइड होगी बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास आ गया, दो साइडों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो एक साइड होगी बी सी मल्टीप्लाई, दूसरी साइड क्या थी मेरी, ये थी ये वाली ए सी। ठीक है, तो बी सी मल्टीप्लाई ए सी, दो साइडों को मल्टीप्लाई करवा दिया। साथ में आपने 1/2 लिखना होता है। ठीक है, ट्राइंगल का जो एरिया है वो निकालने का यही तरीका है कि आपने दो साइडों को मल्टीप्लाई करवाना है और साथ में क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। 1/2 इंटू, अब बी सी क्या था मेरे पास, ये है ना बी सी। तो बी सी जो होता है ना मेरे पास, ये जो बी सी होता है मेरा ए टी। किसके बराबर होता है, ए टी के बराबर होता है। अब ये बी सी ए टी के बराबर कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। अभी के लिए याद रखो कि बी सी किसके इक्वल है, ए टी के। तो बी सी की जगह आ गया ए टी मल्टीप्लाई ए सी किसके इक्वल है, ए सी मेरा था कहाँ गया, ए सी। हाँ, आज जैसा कि आप देख सकते हो एक ये है ए और ये है सी। ठीक है, तो ए सी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा ए सी है। जितना ए सी है उतना ही क्या है, ओ डी है। तो ओ डी को मैंने क्या कहा हुआ, टी। तो ए सी भी क्या होगा मेरा, टी होगा। बराबर ही है ना दोनों लाइनें, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है। तो अगर ये टी है तो वो भी क्या होगी, टी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। अब 1/2 ए वैसे रहेगा, टी से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास दोनों का ही एरिया आ गया, मुस्ततील का भी आ गया और मुसल्लस का भी आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देना, जमा कर देना है। तो मैं लिखता हूँ टोटल फासला या एरिया। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ एरिया, टोटल एरिया। वो कैसे आएगा इन दोनों को जमा करने से, तो ट्राइंगल एरिया प्लस रेक्टेंगल, या पहले रेक्टेंगल लिखते हैं बाद में ट्राइंगल लिखते हैं। रेक्टेंगल एरिया प्लस ट्राइंगल एरिया। तो अब दोनों के एरिया को लिख देते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या था मेरा, रेक्टेंगल का एरिया था ये वी आई टी। तो रेक्टेंगल की जगह आ जाएगा मेरा वी आई टी प्लस आगे क्या है, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया अभी हमने ये निकाला 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी का स्क्वायर। और ये जो टोटल एरिया होता है ये बेसिकली हमें क्या बताता है, फासला ही बताता है कि बॉडी ने कितना फासला कवर किया हुआ है। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ग्राफ के नीचे वाला एरिया वो हमें क्या बताता है, टोटल फासला। तो ये जो एरिया ये मुझे क्या बता रहा है, फासला बता रहा है। फासले को एस के साथ लिखा जाता है। ले जी, ये मेरे पास आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। काफ़ी सिंपल थी। हमने क्या किया, सिंपल पहले रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया, फिर ट्राइंगल का किया और दोनों को जमा कर दिया, बस। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि ये जो बी सी है ये ए टी के इक्वल कैसे है, ये मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट के तौर पे याद रखना आपने। जैसा कि आपने अपनी पहली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था
कि शुरू वाला स्टेप था हमारा कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, बी सी डिवाइडेड बाय ओ ए के बराबर होता है, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के, सॉरी बी सी डिवाइडेड बाय किसके था, ए सी के, इसके इक्वल होता है एक्सेलरेशन। अब ए सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ए के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बच गया मेरा, बी सी बच गया। अब ए इधर रहने दो, मल्टीप्लाई ए सी क्या था, देखें ए सी क्या है हमारे पास, ये है ना, ये ए सी है, यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या है, ए सी, जितनी ए सी है उतनी क्या है मेरे पास, ओ डी है। ठीक है, तो ओ डी को क्या नाम दिया हुआ है हमने, टाइम का नाम दिया हुआ है ना। देखो अगर ओ डी मेरा टाइम है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ए सी है ये भी क्या होगा, टाइम होगा। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, टाइम लिख सकता हूँ। तो ए सी की जगह आ गया टाइम इज इक्वल टू बी सी। तो साबित हो गया ना कि बी सी किसकी इक्वल है, ए टी की इक्वल है। ये देखो, इसलिए हमने इस बी सी की जगह क्या लिख दिया था, ए टी लिख दिया था। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। नहीं तो एक और भी तरीका है ये प्रूव करने का कि बी सी किसकी इक्वल है, ए टी की इक्वल है। वो तरीका कुछ इस तरीके से है कि बी सी किसके बराबर है। देखो ये भी हमने वैसे फर्स्ट इक्वेशन में किया था कि बी सी इतनी सी लाइन है ना, बी सी मेरे पास क्या है, इतनी सी लाइन है। तो ये कैसे आ सकती है कि अगर मैं इस सारी लाइन में से नीचे वाला हिस्सा निकाल दूं तो इतनी सी लाइन बच जाएगी और वो क्या होगी, बी सी होगी। और सारी लाइन क्या है मेरे पास, सारी लाइन है मेरे पास बी डी। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ कि सारी लाइन क्या थी मेरे पास, बी डी, कि अगर मैं बी डी में से क्या निकालूं, नीचे वाला हिस्सा निकालूं, ये था ना बी डी, बी डी में से मैंने ये नीचे वाला हिस्सा निकाला, वो क्या है सी डी, सी डी निकालूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, ऊपर वाला हिस्सा बच जाएगा बी सी, बी सी मेरे पास बच जाएगा। ओके, अब बी डी और सी डी की वैल्यूज पुट कर दो आप। बी से डी क्या था, बी से डी देखें ये है सारा, बी से डी है वी एफ, तो बी डी की जगह आ जाएगा वी एफ, इधर आ गया वी एफ माइनस सी डी। सी डी क्या था मेरा, यहाँ से यहाँ तक सी डी है, जितना सी डी है उतना ही ये है। तो यहाँ पर अगर वी आई है तो यहाँ पर भी क्या होगा, वी आई होगा। तो सी डी की जगह क्या आ गया मेरा, वी आई आ गया, इज इक्वल टू मेरा आ गया यहाँ पर बी सी। तो आप देख सकते हो कि वी एफ माइनस वी ए, आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो भी क्या होता है, वी एफ माइनस वी ए डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल आ गया, ए टी के इक्वल आ गया। तो अब आप देखो कि वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल आ रहा था, पहले बी सी के, और वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल आ रहा है, ए टी के। तो मतलब क्या हुआ कि बी सी भी किसके इक्वल होगा, ए टी के इक्वल होगा। जब एक हिस्सा बराबर हो जाए तो दूसरा हिस्सा भी बराबर होता है। वी एफ माइनस वी आई इधर भी है, वी एफ माइनस वी आई इधर भी है, तो दूसरा हिस्सा भी किसके इक्वल होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो बी सी भी किसके इक्वल आ गया, ए टी के। आप चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये याद कर लो या वैसे ज़ुबानी याद रख लो कि बी सी क्या है, ए टी है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। अगर ये आपको समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है। आप इसको ज़ुबानी भी याद रख सकते हो कि बी सी क्या है मेरा, ए टी है। ठीक है, पेपर में इतना ही करना है आपने, जितना मैंने आपके सामने ये लिखा है ना, बस उतना ही करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी ये सेकंड इक्वेशन भी समझ आई होगी। अगर आई है तो आपने मुझे कमेंट में बताना है और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो बाकी अपनी प्लेलिस्टें कैसे लेनी है वो आप इस वीडियो में देख ले। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।